हेलो नमस्कार। मेरा नाम है जय यादव और आप सभी का से बी एड इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मेरा भी पीएससी का एग्ज़ाम था, इसलिए मैं 13 मार्च को जो भी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन याचिका की, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं दे पाया या उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो जैसे मेरा एग्ज़ाम परसों ख़त्म हुआ है, वैसे तो पेपर लीक हो चुका है, वो पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अब वो पता नहीं था मुझे, तो मैं देने गया था। तो जैसे मुझे टाइम मिला है, आज मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हो जाके। पूरी सुनवाई हिंदी में सबटाइटल के साथ है, आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और पूरी हियरिंग मैंने भी 2-3 बार सुनी है, देखी है पूरा। तो इसमें मैं अगर सच कहूँ तो 11 अगस्त 2023 के बाद जब बीएड को या एनसीटी का जो गैजेट है उसको क्वैश किया गया था, उसके बाद से अगर सबसे बड़ी खुशी की बात कुछ है तो वो 13 मार्च की जो सुनवाई हुई है ना, वो बीएड के लिए अब तक का सबसे बड़ा दिन रहा है। सच कह रहा हूँ। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात के पीछे की सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो है जस्टिस सुधांशु धूलिया। जी हाँ, जस्टिस सुधांशु धूलिया। 11 अगस्त का जो डिसीज़न था उसके भी ऑथर वही थे, उन्होंने ही लिखा था। उसके बाद से जितनी हियरिंग हुई है लगभग सब में आप लोग देख चुके हैं कि वो जो आदमी है वो बीएड के लिए, बीएड के बारे में एक वर्ड सुनना पसंद नहीं करते थे भाई। जैसे ही कोई कहता था तो कहते थे नो नो नो, इट्स नॉट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी एजुकेशन एंड ऑल। मतलब वो सुनते ही नहीं थे बिल्कुल। और उस आदमी का स्टैंड बदल चुका है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने हियरिंग देखी होगी तो उसमें आप देख सकते हो कि कैसे सुधांशु धूलिया, जो कल तक खुद कह रहे थे कि नो इट्स नॉट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, वो जो डीएलएड की तरफ से कहा गया उसको खुद ही वो जवाब दे रहे हैं कि देखिए, एक तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इतना मतलब हाई हो चुका है, किसी तरह अगर कोई जॉब पा रहा है और उसको आप लोग निकालने की बात कर रहे हो, समझ रहे हैं, वो खुद ये तर्क दे रहे हैं जो कि कल तक इस तर्क को काट रहे थे। तो ये बहुत बड़ा मतलब ड्रास्टिकली एकदम से चेंज आया है, जो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और बीएड और जो पीआरटी के बीच में सबसे बड़ी बाधा एक थी, मुझे कहीं ना कहीं वही लग रहे थे, वो कन्विंस नहीं हो पा रहे थे। और वो मतलब इस तरह का था कि लग ही नहीं रहा था कि वो सुन रहे हैं। लेकिन 13 मार्च की जो सुनवाई हुई है उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो लाइक जब ये कहा गया कि उन्होंने ही कहा कि ठीक है, जब बीएड एलिजिबल नहीं था चलिए ये मान लेते हैं, लेकिन जब बीएड को एलिजिबल बनाया गया, जब इन्हें मौका मिला, तो उनकी संख्या डीएलएड वालों से बेटर है जहाँ भी इन्हें मौका मिला, वेदर इट्स टीईटी और या कोई जो टीचर का एग्जामिनेशन है कोई भी स्टेट का। वो खुद कह रहे हैं ये बात कि चलिए मान लेते हैं कि ये नहीं है, लेकिन जब इन्हें बनाया गया एनसीटी के गजट के द्वारा, उसके बाद से जहाँ भी इन्हें मौका मिला, और जिसमें दोनों लोग थे, डीएड के भी थे और बीएड के भी थे, लेकिन इनका जो रेशियो है बीएड वालों का वो ज़्यादा है। ठीक। और उसके बाद से कहीं ना कहीं वो लोग इतने दिन से जॉब में हैं, तो उनको हटाना, ये सारी बातें धूलिया जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, स्पेशली जो सेलेक्टेड हैं उनके लिए। और सेलेक्टेड मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनका सब्जेक्ट टू आउटकम था उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए स्पेशली मैटर तो उन्हीं का है। सब्जेक्ट टू आउटकम जो था, जिसका देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से सब्जेक्ट टू आउटकम था, मेन केस उन्हीं का है। ये तो बाकी जो इसके पहले के थे वो तो ऑलरेडी ऐसे ही सेफ है, कोई खतरा नहीं है। तो मेरे हिसाब से धूलिया जी का जो स्टैंड बदला है ये बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे की कहीं ना कहीं वजह अगर मैं मानूंगा तो वो तुषार मेहता को मानूंगा। बिल्कुल, तुषार मेहता जी की एक फेस वैल्यू है, एक पर्सनालिटी है भाई। सॉलिसिटर जनरल है तो उनकी पर्सनालिटी होती है भाई, और जब वो बोलते हैं तो बातों में वेटेज होता है ना यार।
तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो चेंज है, क्योंकि मैंने जो 13 तारीख को देखा भाई हियरिंग में, सुधांशु धूलिया का एकदम बदले हुए अवतार में नज़र आ रहे थे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ द बीएड स्टूडेंट्स, और सबके लिए इसलिए कह रहा हूँ ना, मतलब उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत देखने को मिल रही थी। सुधांशु धूलिया जी का जो था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है मुझे। ठीक, आप लोग देखे होंगे कि अब ये पूछा जा रहा है कि क्या कोई ब्रिज कोर्स ऐसा कुछ है, कितनी वैकेंसीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस द स्टेट्स, एंड बीएड और डीएड का रेशियो क्या है, कि कहीं ना कहीं अब उनके दिमाग में ये चल रहा है ये बातें कि सिर्फ राजस्थान के मैटर को लेके अगर जो हमने पूरा बीएड को इंडिया लेवल से बाहर कर दिया है पूरा, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो है एक क्या कहेंगे मैस हो चुका है, रायता फैल चुका है। और ये बात मुझे लग रहा है इनको कैसे समझ में आएगी, मुझे लग रहा है ये जो बार बार हर स्टेट से अलग अलग स्टेट से SLPs वगैरह गई हैं, तो जो मुझे लग रहा है उनके संज्ञान में गया है, उसको देखते हुए और भी सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ से शायद मुझे लग रहा है उनके तक बात पहुँचेगी, तभी उनके दिमाग में आया। ये सारी बातें उनके दिमाग में इसके पहले तो नहीं थी कि किसी तरह जॉब मिलती है या सीटेट में उनके अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ग्रेट न्यूज़ है। और एक चीज़ और मैंने देखा, एक और जो एडवोकेट थे, आप लोगों ने देखा होगा, तुषार मेहता जी के जस्ट बगल में थे सरदार जी, उनका नाम है PS पटवालिया। शायद आप लोग पहले से भी उन्हें जानते होंगे। PS पटवालिया वही शख्स हैं जिन्होंने राजस्थान का जब केस देवेश शर्मा लड़ रहे थे तो वो उनकी तरफ से एडवोकेट थे। और जैसा कि जब से डिसीजन आया था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि देवेश शर्मा ने केस सही से लड़ा नहीं, या PS पटवालिया शायद उतने काबिल नहीं है, उन्होंने बात अच्छे से रखी नहीं होगी, इसलिए शायद बीएड हार गया। तो अगर जिनके भी मन में ऐसा कुछ आ रहा है भाई, आप एक बार अगर पहले की नहीं देखे हो तो 13 तारीख की वीडियो ज़रूर देखो। मैं बता रहा हूँ कि अब तक के बीएड के जितने भी लॉयर्स एडवोकेट्स थे, उन सब में किसी ने अगर सबसे अच्छी बहस की तो PS पटवालिया ने की है। आप देखो जाते। तुषार मेहता तो ठीक है अपनी जगह पे, सॉलिसिटर जनरल है, बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन तुषार मेहता के बाद से PS पटवालिया जी ने जो आर्गूमेंट किया है, जो बहस की है, वो ज़ोरदार तरीके से की है। और वो इसलिए कर पाए हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट से लेके जब मैटर ये गया था तो तब से लड़ रहे हैं ये, तो काफ़ी कुछ चीज़ें इनको पहले से भी पता है। और एक चीज़, जो लोग कह रहे थे कि देवेश ने अच्छे से नहीं रखा, भाइयों PS पटवालिया का आप पहले जाके वीडियो देखिए जो 13 तारीख का है, जिसमें उन्होंने आरोप किया है। PS पटवालिया जी की फ़ीस है 4 से 5 लाख रुपये। देवेश शर्मा जिन्हें सिर्फ राजस्थान का सपोर्ट था, आपको ही पता है, मुझे खुद 11 तारीख के बाद पता चला है कि ऐसा कुछ है। वो बंदा सिर्फ राजस्थान को लेके लगभग 5 से 6 हेयरिंग में PS पटवालिया को उतारा है। 4 से 5 लाख रुपए फीस है। सोचिए उसने कैसे मैनेज किया होगा। और लोग पता नहीं तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, जो बीएड हारा है ना, 11 अगस्त का जो जजमेंट आया है, वो बीएड नहीं हारा है, वो हारी है एनसीटी का गजट रद्द हुआ। एनसीटी ने गजट बनाया, उसमें लूप होल्स थे, उसने एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठाई, उसने सिर्फ शिक्षा मंत्रालय के रिकमेंडेशन पे कर दिया। और उस लूप होल्स को कवर अप करने के लिए एनसीटी ने अपना साइड भी नहीं रखा। अरे कवर अप छोड़िए भाई, वो साइड भी नहीं रख पाई कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं, अपना साइड भी नहीं रखती थी। और ये सबको पता है कि क्यों नहीं रखती थी। ये बात तो सबको पता चल चुकी है ना कि कैसे उस समय के भाजपा के जो चूरू से सांसद थे राहुल कासवां, उन्होंने पैरवी की थी, एनसीटी के चेयरमैन के साथ मीटिंग्स की थी, शिक्षा मंत्रालय में मीटिंग्स की थी। और रमेश रोयाल खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनके प्रेशर से ही ये हुआ था कि तुषार मेहता वहाँ पहुँचे नहीं थे। सच कहूँ तो अगर तुषार मेहता एनसीटी की तरफ से 1-2 हेयरिंग में भी पहुँच गए होते ना, तो शायद ये जजमेंट ही दूसरा होता। लेकिन साजिशन
या करप्ट इन लोगों के चलते बीएड बाहर हुआ। अगर एनसीटी ने अपना पक्ष रखा होता, तुषार मेहता या किसी काबिल वकील को अपनी तरफ से भेजा होता अपना पक्ष रखने के लिए, तो शायद ही मामला दूसरा होता, लेकिन नहीं भेजा गया उसने। तो इसमें और एक चीज़ और है कि भाई देखिए, जो राजस्थान का है ना, राजस्थान में थोड़ा डीएड वर्सेस डीएड का मैटर थोड़ा सा अन्य स्टेट से अलग है। वहाँ शायद वाकई में डीएलएड वाले 1 to 5 रहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि सिर्फ उसके बेसिस पे पूरे इंडिया पे ये जब ये तो अगर क्वेश्चन हुआ तो पूरे इंडिया के लिए हुआ है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट लिया गया राजस्थान का। अब इसमें गलती किसकी है? अगर कोई बंदा देवेश शर्मा है, राजस्थान का है, और सारी चीज़ें राजस्थान के इर्द गिर्द हो रही है, तो वो अपनी बात रखेगा ना भाई। तो इसमें देवेश शर्मा को दोष देना और पीएस पटवारिया को दोष देना, भाई बहुत लोगों ने केस किया, आपने देखा होगा, बिहार बहुत पैसे मिले, चंदा मीरा, बंगाल और भी लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे थे, ले दे के प्रशांत भूषण तक उतार पाए हैं। और प्रशांत भूषण जी ने क्या पैरवी की है आपको ही पता है। प्रशांत भूषण जी मुझे लग रहा है 50-60 हज़ार 1 लाख में आ जाते होंगे मुश्किल से, सब ने पैसे लिए। और उस बंदे ने सिर्फ राजस्थान का लेके, और लास्ट टाइम शायद एमपी के बच्चों ने हेल्प की थी। सारी हेयरिंग ने पीएस पटवालिया को उतारा, और पीएस पटवालिया का देख लीजिए कि किस तरीके से आर्गू करते हैं वो। तो ये कहना कि इसने हरवाया उसने हरवाया, भाई आपको हरवाया एनसीटी ने, आपको हरवाया सरकार ने, और ये सब मिल के हुआ डीएलएड वालों के साथ। ये बात वो खुद रमेश रोयाल जी एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये बात आपको ही पता है। तो यहाँ किसी को दोष देना पहले तो ये गलत है, ठीक है। जो भी है तथ्य अब आपके सामने आ चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए बात करता हूँ कि सेलेक्टेड वर्सेस अनसेलेक्टेड। अभी देख रहा हूँ बहुत सारा चीज़ चल रहा है। कोई कह रहा है कि सेलेक्टेड जो हैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अनसेलेक्टेड और सेलेक्टेड वाले कह रहे हैं कि अनसेलेक्टेड वाले आएंगे तो हमारा काम ख़राब करें, ये वो। देखो भाई, मैं ये कहूँगा, पहली बात तो सेलेक्टेड के लिए मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा इधर उधर परेशान मत हो। तुषार मेहता प्लस पीएस पटवालिया को भी ज़रूर साथ में रखना, भाई एक्सपीरियंस्ड आदमी है, ये केस उन्होंने लड़ा है, उनको बैकग्राउंड्स पता हैं, उनको पॉइंट्स पता हैं, उनको रखो। आप तुषार मेहता जी को रख लो, इन ये दोनों मोर देन इनफ है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो एक किसी सीनियर और वकील को उतार सकते हो इनके साथ असिस्ट करने के लिए। बाकी ज़्यादा 10-20 वकीलों की फ़ौज उतारने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। और एक चीज़ कि भाई आप लोग जॉब में हो, इन सर्विस में हो, सैलरी ले रहे हो, और सब पे गाज गिरेगी तो सब पे गिरेगी। तो बंगाल क्या, बिहार क्या, मध्य प्रदेश क्या, भैया आप लोग मतलब साथ में नहीं आ सकते हो क्या? मुझे लग रहा है मोस्टली, जहाँ तक लग रहा है मुझे, 1 तारीख को फैसला इसका आ ही जाना है। एक हियरिंग की बात है। तुषार मेहता की फ़ीस आपको देनी नहीं है, एमपी गवर्नमेंट दे रही है। पीएस पटवालिया की फ़ीस दे रहे हो। देवेश शर्मा जब अकेले राजस्थान को लेके उनको उतार सकता है 5-7 हियरिंग में, आप नहीं उतार सकते हो। आप लोग इन सर्विस में हो, 4-5 स्टेट के हो, लाखों की संख्या में हो आप लोग, और फिर भी आप लोग कह रहे हो कि सब लोग। अरे भाई देखो, वो ठीक है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा कि आप लोग सबका सही, लेकिन हम जैसे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो तो खुद नहीं उतार पा रहे थे यार, तो हम लोग आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? ठीक है, आप लोग एक साथ आइए, पीएस पटवालिया को रखिए, और एक और कोई सीनियर वकील आप अगर चाहें तो रख सकते हैं। बाकी 1-2 रखना है, रख लीजिए असिस्ट करने के लिए, लेकिन मेन फेस इन्हीं को बनाइए। और एक चीज़ और, जो भी अगली हियरिंग हो, तुषार मेहता जी का रहना वहाँ मस्ट है। कोई भी हियरिंग उनके बिना मत कीजिए, चाहे वो डिले हो जाए मैटर, वो ठीक है। अगर जैसे तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है तो उनके पास एक केस तो है नहीं, बहुत सारे केसेस रहते हैं। तो अगर किसी दिन वो फ्री नहीं रहे, आप लोग एक्सटेंड करवाइए, नेक्स्ट डेट इस लीजिए, लेकिन बिना तुषार मेहता के। मैं बता रहा हूँ, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि डीएलएड वाले कपिल सिब्बल को अगर अगले में उतार रहे हैं, तो बिना तुषार मेहता के आप लोगों को जाना ही नहीं है। तुषार मेहता रखिए, पीएस पटवालिया रखिए, और सबसे बड़ी बात, किसी और वकील को रखिए या मत करिए भाई। इतनी मेहनत ना आप ब्रीफिंग में लगाइए, आप ब्रीफ कीजिए भाई। मैं देख रहा हूँ एक जो सबसे मतलब क्या कहते हैं कॉमन चीज़ है, इतने दिनों से लोग बोल रहे हैं, डीएलएड वाले बार बार बोल रहे हैं कि
बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ 1 to 5 में मौका मिल रहा है। इस बात को आज तक कोई काउंटर नहीं कर पाया, बताइए। जबकि चिल्ला चिल्ला हर एक बंदे को पता है, आप लोग नहीं करते। तो ब्रीफिंग क्यों नहीं कर रहे हो यार? वकील क्या करेगा जब भाई आप इंडिया के सबसे बड़े वकील को उतार दीजिए और उसको मैटर कुछ पता ही ना, वहाँ क्या जाके बोलेगा? वो क्या जाके बोलेगा? वकील ऐसा रखो कि हाँ वहाँ बोल पाए, लेकिन उसको क्या बोलना ये भी तो पता रहना चाहिए ना उसको। तुषार मेहता जी हैं, अच्छा कर रहे हैं। आप लोग ब्रीफ अच्छा कीजिए, पीएस पटवालिया जी को कीजिए, आप लोग जाके अच्छे से ब्रीफिंग कीजिए, एक एक पॉइंट्स पे जाके उनको ब्रीफ कीजिए, पूरी बात बताइए ना। और देखिए अब आपने जब देखा होगा ना, तो सबसे बड़ा रोल अब 1 तारीख को फिर से सरकार का आ जाता है, फिर से एनसीटी का आ जाता है। ये सारा मैटर जाके सेंटर्ड हो रहा है आप कहाँ? एनसीटी के रिप्लाई पे। एनसीटी को रिप्लाई करना है कि ब्रिज कोर्स वैकेंसी ETC से रिलेटेड आप सब लोग जो भी सेलेक्टेड हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर जा सकते हैं तो अनसेलेक्टेड भी जाएं, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, शिक्षा मंत्री से मिलिए, एनसीटी के चेयरमैन से मिलिए, उनके पदाधिकारियों से मिलिए और उनको कहिए कि बस आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए। आपने जिस थिंकिंग के साथ वो गैजेट बनाया था, आप जाके वो बात रखिए ना कि हमें क्वालिटी वाले टीचर नहीं मिल रहे थे, वैकेंसीज फिल नहीं हो पा रही थी। आप इस मंशा से बनाए। हाँ, हो सकता है कि आपने जो बनाया, जो आपने बिना कमेटी के ये कर दिया, शायद उसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो गई थी, ठीक है, लेकिन जो सोच थी, जो मंशा थी, आप वो बताइए। उसके बाद से कहीं ना कहीं आप लोगों को जाके कन्विंस कीजिए कि अब तो साथ दे आपका, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो या एनसीटी हो, कि आप लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है। और अनसेलेक्टेड इसलिए कह रहा हूँ जाइए कि अगर आप लोग जाएंगे ना, तो देखिए एक चीज़ और है, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इसमें अभी अनसेलेक्टेड की बात हो, क्योंकि मैं खुद ही अनसेलेक्टेड हूँ। मैं तो अभी कहीं ना ऑनगोइंग में हूँ, ना किसी में सेलेक्टेड हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी क्या है, फ़िलहाल मामला बहुत ही क्रिटिकल है, नाजुक है, और कहीं ना कहीं अभी थोड़ा फेवर में दिख रहा है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि सिर्फ सेलेक्टेड की बात की जाए, जिससे कि सेलेक्टेड को अगर रिलीफ मिल रहा है तो किसी ना किसी बेसिस पर मिलेगा, राइट। और एनसीटी जब फाइल करेगी अपना रिप्लाई, उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा। तो ये काम कर सकते कि एनसीटी और सरकार को कन्विंस कीजिए कि बीएड के फेवर में जिस मंशा के साथ बनाया गया था उनको बताएं, बीएड वालों का दुख दर्द बताएं कि भाई एनसीटी बताइए जाके। जब रिप्लाई फाइल करेगी अगली हेयरिंग, मुझे लग रहा है कि एनसीटी की तरफ से कोई ना कोई वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रह गए, वो बताए तो उनका तो बताए ही कि क्या सीन है। प्लस एनसीटी गजट आने के बाद से कितने लड़के किए और उनकी क्या इस समय मनोदशा है, ये भी कहीं ना कहीं धीरे से रख सकती है बात ये। और ये कि इन दोनों को बीएड डीएड को एक साथ एकोमोडेट करने में कोई हर्ज नहीं है। इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल जो सेलेक्टेड है उनको रहने दीजिए, उनको लड़ने दीजिए, उनका जब फैसला आ जाता है। और वही मैं कह रहा हूँ, जो फ्लेक्सिबिलिटी मैं देख रहा हूँ सुधांशु धूलिया जी के अंदर, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसके बेसिस पे ना, क्योंकि वो लोग भी मान रहे हैं कि इतने इस हाई कोर्ट ने इन किया, उस हाई कोर्ट ने आउट किया। सुधांशु धूलिया बॉस जी खुद ही कह रहे हैं कि हाँ बहुत सारा मैस हो चुका है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आया है, थोड़ा सा उनके विचारों में बदलाव आया है, तो मुझे लग रहा है इससे हमें रिव्यू में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो जो अनसेलेक्टेड हैं, जो बाकी सारे लोग हैं, वो रिव्यू में जाएं। और मुझे लग रहा है, और जब रिव्यू में जाएंगे तो वही कह रहा हूँ, तो एनसीटी जब अपना फाइल करेगी जवाब, जो भी रिप्लाई देगी, तो उसमें इस तरह रहे कि जो बीएड का पक्ष है उसको अच्छे तरीके से रखा जाए, ताकि ये फैसला जो है ये तो सेलेक्टेड के लिए आएगा ही आएगा, लेकिन ये रिप्लाई जो एनसीटी देगी और अगर बीएड के फेवर में दे रही है, तो इसको जब रिव्यू हम लोग फाइल करेंगे वहाँ जाएंगे
तो ये आधार रहेगा ही रहेगा कि एनसीटी का ये जवाब। तो उस समय भी एनसीटी जवाब देना चाहे तो देगी, वो तो जब होगा। लेकिन अभी देखिए क्या चल रहा है। अभी बात फंस चुकी है कि सिलेक्टेड लोग हैं, 2 साल 3 सालों से जॉब कर रहे हैं, और इसको जो जज साहब है ये लोग भी इतनी आसानी से निकालेंगे नहीं, निकालना नहीं चाहते हैं, ऐसा कह लीजिए। और अगर इनके साथ बाकी सबकी बात चली जाएगी तो पक्ष कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये फिर भी मेरी सोच है, आप लोग मतलब ऐसा ना कहे कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ। मेरी सोच है कि अभी फ़िलहाल सेलेक्टेड की बात रखी जाए, बीच में कोई ना आए। एक बार इनका फैसला आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमें आधार मिल जाएगा। और सरकार अब थोड़ी सी लीनियंसी दिखा रही है अपनी तरफ। जैसे तुषार मेहता जी भी कह रहे हैं कि मैं इनकी अगर वोटिंग होती है तो मैं इनकी साइड रहूँगा, यानी कि बीएड वालों की साइड रहूँगा। तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल हैं। तुषार मेहता जी एमपी सरकार की तरफ से हैं। एमपी में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है। तो रिव्यू में हो सकता है कि इसका फ़ायदा मिल जाए। तो पहले एक ये आने दीजिए, क्योंकि यहाँ जब सिर्फ इन सर्विस की बात रहेगी ना, इन सर्विस को हटाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और मैं मार्क माई वर्ड्स, मैं लिख के देता हूँ कि अगर कुछ अप्रत्याशित बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई ना, तो 100% बीएड जीतेगा। 1 तारीख को फैसला बीएड के पक्ष में आया। अगर कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिकली एकदम से चेंज ना हो जाए तो बीएड 100% जीत रहा है। सारे सेलेक्टेड, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। पीएस पटवालिया तुषार मेहता जी को रखिए, बिना तुषार मेहता के जाना नहीं है। किसी को और को रखना है तो रखिए, ज़्यादा इधर उधर भागा दौड़ी मत करो यार। 50 वकील उतारने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ कितने लोग बोल रहे हैं, वहाँ 2 लोग मुश्किल से, मैक्स टू मैक्स 3 लोग, इतने लोगों को रखो। लेकिन उनकी ब्रीफिंग तगड़ी करो यार, एक एक पॉइंट पे तगड़ी ब्रीफिंग करो। और देखो, मैं जहाँ तक देख रहा था मीनाक्षी अरोड़ा ना बहुत तारीखों का खेल खेल रही हैं। तो आप सेलेक्टेड वाले सुन लें, खासकर एमपी वाले, जो मीनाक्षी अरोड़ा हैं कैसे गुमराह करिए। पहले तो ये प्राइमरी वाली बात को आप लोग काटिए कि वो जो अपने आप को डीएलएड वालों को एकदम मजबूर लाचार दिखा रही है कि सिर्फ 1 to 5। पहले इसको तो काटो यार, इसको काटो। लाचार मजबूर तो हम बीएड वाले हैं ना यार। हम 1 to 5 से गए, 6 to 8 9 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, टीजीटी के लिए पीजी नहीं है। अबे हमसे ज़्यादा मजबूर कौन है भाई? ये बात क्यों नहीं रखवा रहे हो? रखो। और उसके बाद से आया नंबर गेम्स। इस तारीख को ये, उस तारीख को, उनका सारा जो आर्गूमेंट था डीएलएड वालों का इस पे था कि नवंबर 21 में फैसला आया राजस्थान हाई कोर्ट का। उसके बाद से कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी, उसके बाद से कोई एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए था, यही सब था ना। तो आप लोग बताओ ना कि आपका एमपी का जैसे पहला नोटिफिकेशन 2020 में आया था, कोविड की वजह से टल गया, तो फिर 21 या 22 में आया आई थिंक, है ना, जो भी है। और उसके बाद से जैसे सुधांशु धूलिया जी ने कहा कि सेम एग्ज़ाम आपने भी दिया, बीएड वालों ने भी दिया, आपका नहीं हुआ, उनका हो गया। ये कितना बड़ा पॉइंट है। डीएड वालों ने वही एग्ज़ाम दिया, बीएड वालों ने भी वही एग्ज़ाम दिया। डीएलएड वाले जब उसमें सेलेक्ट नहीं हो गए, रिजल्ट आया, जब उनका रिजल्ट नहीं हुआ, उसके बाद से जाके फाइल कर रहे हैं कि बीएड वालों ने हमारा हक खाया। अगर आपको बीएड को बाहर करना था, जब नोटिफिकेशन निकला वैकेंसीज़ का, उसमें साफ साफ लिखा था ना कि बीएड प्लस डीएलएड दोनों एलिजिबल हैं, आपने उस समय फाइल क्यों नहीं किया? जब आपने देखा आपका रिजल्ट नहीं हुआ, तब आप गए। और उसके बाद मीनाक्षी अरोड़ा कह रही हैं कि नहीं इनका हक मारा गया। भैया उनको कहाँ बाहर, वो जब कभी अंदर ही नहीं थे तो उनको बाहर कैसे किया जा रहा है? बाहर तो आप लोग बीएड वालों को करने वाले हो ना। आप लोग चाह रहे हो कि वो लोग जॉब कर रहे हैं उनको बाहर किया जाए। जब डीएलएड वाले अंदर ही नहीं थे, वो क्वालिफाई ही नहीं हो पाए, तो उनको कैसे बाहर करेगा कोई? वो ऑलरेडी 1000, अरे 11,000 कहाँ से वेट कर रहे हैं भाई? अगर वो 11,000 जैसा कि उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, अगर वो इतने काबिल होते तो वेट थोड़ी करते यार। उस बीएड की जगह वो होते ना। एग्ज़ाम तो दोनों ने सेम ही दिया था, एग्ज़ाम तो दोनों ने सेम ही दिया था, तो कैसे उनका हक मारा जा रहा है? ये कहो कि तुमसे हो नहीं पाया, उसके बाद से जब हो नहीं पाया तो भैया अब हमारा हक मारा जा रहा है, अब चलो केस फाइल कर दो। तो ये नंबर गेम्स पहले आप लोग भी करो ना यार, हर एक बात का जवाब दो। उसके बाद से
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है भाई। मेरे को एक बात बताओ कि चलो मान लेते हैं कि बीएड वाले नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके हिसाब से चाइल्ड पेडागोजी नहीं पढ़ा सकते हैं। ओलंपिक गेम्स का आप लोग को आइडिया है कुछ? ओलंपिक गेम होते हैं, पता है, दो टाइप के ओलंपिक गेम्स होते हैं। एक पैरा ओलंपिक्स होता है, एक जो समर ओलंपिक होता है वो नॉर्मल एथलीट्स के लिए। तो जो पैरा ओलंपिक्स होता है ना, वो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं ना, उनके लिए होता है, ठीक है, उनका अलग से होता है और इनका अलग से होता है। मान लीजिए कल को ओलंपिक कमेटी ने कहा कि जो पैरा एथलीट्स हैं और जो नॉर्मल है, दोनों का कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है, दोनों का एक ही साथ ओलंपिक होगा। और मान लीजिए कोई एथलीट है 100 मीटर में दौड़ता है, वो पैरा एथलीट है, उसने दोनों ने कंबाइन करके उनका मुकाबला हुआ और पैरा एथलीट जीत गया, ठीक, पैरा एथलीट जीत गया। उसके बाद से जो नॉर्मल एथलीट्स हैं वो कह रहे हैं क्या कि ये तो गलत हुआ है, इन्होंने हमारा हक छीना है। मेरे को एक बात बताइए, पैरा एथलीट नॉर्मल एथलीट्स के मुकाबले जीत रहा है, तो ये क्वालिटी किसके में जाता है? क्वालिटी किस में जाता है? उसके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं थी आपके हिसाब से, फिर भी वो आपसे आगे निकल चुका है। आपको तो शर्म आनी चाहिए भाई, आपको तो शर्म आनी चाहिए ना। वो आपके बराबर नहीं है, फिर भी आपसे जीत गया है और आप कह रहे हो कि क्वालिटी एजुकेशन। और उसके बाद से क्या, नहीं उसके बाद से क्या कह रहे हो कि इनका हक मारा गया है। एक फिजिकली हैंडीकैप्ड एक नॉर्मल एथलीट से जीत जाता है, उसके बाद नॉर्मल एथलीट्स ये कहता है कि मेरा हक मारा गया है। कितनी बड़ी अतिशयोक्ति है ये। सेम गोज फॉर बीएड। बीएड चाइल्ड पेडागोजी नहीं पढ़ाता है, उसको पढ़ाना नहीं आता 1 to 5 के लिए। और जब दोनों साथ बैठते हैं तो 11,000 डीएलएड बाहर हो जाता है और 11,000 बीएड टीचर बन जाता है। कौन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है भाई? भाई देखो, बीएड के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको जीतना है, आपको 3-4 तरफ से लड़नी है भाई। आप क्वालिफाइड हो, आपके पास मेरिट है, मेरिट पे बहस करो। मेरिट पे बहस हो गया ये कि हमारे पास स्टेट सीटेट हमने जो एग्ज़ाम दिया है भाई, अलग से बेनिफिट थोड़ी मिलता है हमें। हमने वो सेम एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तुम नहीं कर पाए और अब रोना रो रहे हो तुम। कौन सा हक यार? सेम सीट्स थी, सेम एग्ज़ाम था, हमने निकाला, तुम नहीं निकाल पाए, अब कह रहे हो तुम्हारा हक। कैसा हक? अगर तुम काबिल होते हमसे तो तुम निकालते, नहीं निकाल पाए, अब तुम रोना रहे हो कि हमारा हक। उसके बाद से ये तो हो गया मेरिट पे। दूसरा सिंपैथी। भाई सिंपैथी तो हमारे साथ होगी ना, हम काबिल हैं, हमने मेहनत की, हमने एग्ज़ाम दिया, हमने वो एग्ज़ाम निकाला, उसके बाद से हम अपनी वो उतना मेहनत करने के बाद जो जॉब पाए उसको बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेंटल ट्रॉमा डीएलएड वालों का क्या, उनको तो कभी नौकरी मिली ही नहीं ना, उनके साथ क्या गलत हो रहा है? गलत तो जिसके साथ हो रहा है, जिसको मेहनत करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद नौकरी मिली और उनकी बिना किसी गलती की उनकी नौकरी छीनने का प्रयास हो रहा है, तो गलती मतलब गलत तो इनके साथ हो रहा है ना भाई। आप मेरिटोरियस हो, गलत भी आप ही के साथ हो रहा है और सारे फैक्ट्स भी आपके साथ हैं, तो सारी चीज़ों को रखो यार। जब जजेस के सामने जाओ तो इन सब चीज़ों पे ब्रीफ करो ना यार, हर चीज़ पे ब्रीफ करो। हाँ, उसके बाद से आता है तो बाकी जो अनसेलेक्टेड है वो चलते हैं यार, रिव्यू अपन चलेंगे, उनको अभी जाने दो। और आप लोग ज़्यादा इधर उधर मत करो, ठीक। और कुछ था यार? 1 to 8 तो हो ही गया, डेट्स बता देना, ठीक। और एक चीज़ वो बार बार कह रहे थे कि इसके पहले कई बार लाइक बिहार आई, बंगाल आया, अर्नब घोष वाला बीएड एसोसिएशन गया, उनका स्ट्रक डाउन कर दिया गया कि प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव के लिए वो भी आए थे, लेकिन उनका खारिज कर दिया गया, नहीं सुना गया। लेकिन ये बात वो बार बार कह रहे हैं तो आप लोग पॉइंट आउट करो ना यार,
वो सिर्फ और सिर्फ ऑन गोइंग के लिए था, अनसेलेक्टेड के लिए था। पूरे जजमेंट में या किसी भी केस में सेलेक्टेड के लिए कहीं से एक शब्द नहीं कहा गया था। और जो लास्ट टाइम अर्नब घोष वाला था या किसी का था मैटर, अब मुझे याद नहीं है कौन सा वाला था, उसमें खुद जज साहब सुधांशु धूलिया बॉस ने कहा कि हम जो ऑलरेडी इन सर्विस से अपॉइंटीज हैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, उनका जब आएगा तो हम देखेंगे। तो अब वो देख रहे हैं, तो ये कहना कि नहीं ये लोग आए थे पहले इनको बाहर कर दिया गया, ये फैक्चुअली रॉन्ग है। ये बात आप लोग कहो, वो उन्होंने खुद कहा था कि वो जजमेंट अपॉइंटीज में इन सर्विस वालों के लिए साइलेंट, उसमें कुछ नहीं कहा गया है। तो बार बार वो जो कह रहे हैं ना कि 3 एसोसिएशन वाले आए, बिहार वाले आए, बंगाल वाले आए, लेकिन इन सर्विस अपॉइंटीज का कोई मैटर नहीं था, उसमें कहीं कुछ नहीं कहा गया। तो भाई इन सारी चीज़ों को आराम से रखो, मैं कह रहा हूँ 100% जीतोगे। प्लस इन्हीं सब बातों का ध्यान रखो, ब्रीफिंग अच्छे से करो, और भाई थोड़ा होमवर्क करो ना यार, इतना मेहनत है यार, ज़िंदगी का सवाल है, थोड़ा होमवर्क करो, पॉइंट्स ढूंढो, जो वो बात कह रहे हैं उनका काउंटर करने के लिए क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं देखो। और दो अपने अपने जो लॉयर हैं, पीएस पटवारी इतने बढ़िया वकील हैं, उनको एक्सपीरियंस भी है, वही लड़े थे पिछला सारा केस, तो उनको रखो। और बाकी जैसा होता है 1 तारीख को, अभी चूँकि मेरा एग्ज़ाम था तो मैं आया नहीं, टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। और कुछ भी रहे तो मुझे मैसेज या कॉल कर दो यार, मैं बताऊँगा जैसा भी होगा, जो भी हो सकता है मैं करूँगा। ओके चलो, बाकी ये बीच में सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड ये अभी फ़िलहाल मत करो यार, और सब लोग एकजुट रहो। और एक चीज़ और कहूँगा भाई, सेलेक्टेड आप लोग जॉब में हो, आज हम आप लोग का साथ देने के लिए तैयार हैं, दे रहे हैं, लेकिन जब बात आती है अनसेलेक्टेड की, वो अनएम्प्लॉयड लड़के हैं बेचारे, 1-1 रुपये दे के किसी तरह लड़ रहे हैं, आप लोग सिलेक्टेड हो यार, और सेम फ्रेटर्निटी अपनी, उनका भी साथ दो यार। हाँ 100, 200, 500 दे दोगे उनके, जैसे लाइक अभी रिव्यू का आ रहा है, तो अगर आप लोग 500, 1000 दे दोगे तो उससे आप लोगों का तो नहीं होगा कुछ, लेकिन इनका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो भाई अगर भगवान ने कुछ दिया है, कुछ सहयोग भी करो, एक दूसरे का मिल के सहयोग करो। और जो अनसेलेक्टेड है मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग परेशान मत हो, इनको बचने दो, ठीक है, क्योंकि अनसेलेक्टेड का भी जब वहाँ मैटर जाएगा तो फिर मैटर वो थोड़ा बहुत मैसी हो जाएगा यार, समझ रहे हो ना। अभी जो उनका चल रहा है माइंडसेट सुधांशु धूलिया का जो बदला है, शायद फिर गड़बड़ हो जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, ब्रॉड हो जाएगा। तो आप लोग अभी थोड़ा सा वेट करो। हाँ, और जैसा धूलिया जी का मैं देख रहा हूँ कि बदला है, तो मुझे लग रहा है रिव्यू में पक्का सुनेंगे, उनको भी लग रहा है कहीं ना कहीं जजमेंट में थोड़ा बहुत हुआ है, तो रिव्यू में बदलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो रिव्यू में चलेंगे हम लोग, इनको जाने दो। सिलेक्टेड यूपी बिहार जो भी हैं एक साथ आ जाओ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पटवालिया को रखो, तुषार मेहता जी एमपी सरकार की तरफ से हैं, एक और कोई भी बढ़िया वकील कर सकते हो तो करो, बाकी 1-2 लोग असिस्ट करने के लिए रहें तो ठीक है, उनको ब्रीफिंग अच्छे से करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जैसा भी होगा आपको बताऊंगा, मैं अपडेट दूंगा, ठीक है। ओके चलो बाय, गुड नाइट।